और जो हमला करने आए थे वो 1000 से ज्यादा थे। बिहार के राज्यपाल आरिफ अहमद खान को अब सुनेंगे आप। सिलेक्ट 24 न्यूज में आपका स्वागत है। विधान परिषद श्री आफाक अहमद साहब, सुन्नी वक्फ बोर्ड पटना के अध्यक्ष मोहम्मद इरशादुल्लाह साहब, जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा के कुलपति प्रोफेसर परवेंद्र कुमार वाजपेयी जी, ज़ैद-ए इस्लामिया स्नातकोत्तर महाविद्यालय के शासी निकाय के सचिव श्री जफर अहमद गनी साहब, पूर्व विधायक श्री रमेश सिंह कुशवाहा जी, बिहार कांग्रेस के प्रवक्ता श्री अजमी बारी, पूर्व विधायक डॉक्टर इजहार अहमद साहब, शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष इरशाद अली आजाद साहब, भारतीय जनता पार्टी के सीवान जिला के पूर्व अध्यक्ष श्री संजय पांडे जी, जेडीयू के सीवान जिला के पूर्व अध्यक्ष श्री चंद्रकेतु सिंह जी, और यहाँ मौजूद केबीओ सज्जनों, मौजूद खवातीन और हज़रात, आपने बहुत शानदार इस्तकबाल किया, बहुत अच्छी अच्छी बातें मेरे लिए कही, जिसका मैं अपने आप को मुस्तहिक नहीं समझता हूँ, तो मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकता हूँ। और मैं तकरीर में शेर इस्तेमाल करने का उतना मुझे नहीं है, मगर यहाँ मैं कहूँगा कि अपनी तारीफ सुन के ये समझो, हक बयानी नहीं नवाजिश। जफर गनी साहब ने बहुत दर्द के साथ कुछ अपने मसाइल बताए। अब मैं तो बहुत कम उम्री में असेंबली और पार्लियामेंट में पहुंच गया था, सरकार में भी रहा हूं, और मिनिस्टर रहते हुए कोई मुझसे मेरे महकमे के बारे में ऑन दी स्पॉट कहीं कुछ सवाल करे तो मेरे ख्याल से कोई भी जवाब नहीं देगा। उसके लिए जरूरी होता है पार्लियामेंट में भी और सब जगह कि पहले से आप मुझे उसकी सूचना दीजिए। मैं तैयार हो गया, अब हाँ मैं तैयार हो पाऊंगा, मेरी जिम्मेदारी है कि मुझे आपको रिस्पॉन्स देना चाहिए, लेकिन मेरे लिए यहाँ धर्म संकट कर दिया आपने। मुझे कोई इस विषय की जानकारी नहीं। आपका जब दावतनामा आया था, अगर आपने उसको जो कई महीने पहले आया, अगर आप ये समझते हैं कि सिर्फ पब्लिक मीटिंग में ही इन मांगों को उठाया जा सकता है, तो शायद वो नहीं है सही तरीका। सही तरीका यह है कि बिल्कुल पब्लिक में उठाइए, लेकिन नोटिस पहले से दीजिए, ताकि मैं तैयार होकर आता। और एक बात आपसे कहता हूं, आपके दर्द को मैं समझता हूं, लेकिन आपको यकीन दिलाता हूं कि जो गैर अक़लियती कॉलेज हैं वो इससे भी ज्यादा दर्द के साथ आते हैं, और उनमें से भी एक एक की समस्याएं कोई कहती है। ऐसे लोग हैं जिनका मामला कम से कम 20 तो ऐसे केस में सुन ही चुका हूं, जो हाई कोर्ट का ऑर्डर है वो ये कहते हैं कि 10 साल पुराना ऑर्डर है, 12 साल पुराना ऑर्डर है, और इसमें उसको वो जो ऑर्डर है उसको लागू नहीं किया गया है, और वो पटिशन लेके हमारे पास आए। तो ये एकदम वक्त के वक्त किसी चीज पर अपनी राय देना वो बड़ा मुश्किल काम होता है, लेकिन एक बात जनरल कह सकता हूं, और वो बात ये है कि जो दस्तूरी, संवैधानिक और कानूनी प्रावधान है, मेरी पूरी कोशिश होती है कि उसके उल्लंघन की इजाजत नहीं दी जा सकती। वो अपनी जगह पर हर नागरिक का अधिकार है, और वो उसको ये सुनिश्चित किया ही जाना चाहिए कि हमारे काम उसके मुताबिक। हमारे आफाक साहब कह रहे थे कि मेरे अधिकारों की बात कर रहे थे, सर चांसलर की हैसियत से जो भी मेरे पास अधिकार थे मैंने सब वाइस चांसलर्स को दिए।
सब दे दिए। मैंने कहा कोई मैं अपने पास पावर नहीं, रजिस्ट्रार अपॉइंट करने का, फाइनेंस ऑफिसर करने का, सब उनको दे दिया। इसलिए कि मेरा ये मानना था, और जो मैं जब मैं खुद छात्र था तो मैंने वाइस चांसलरों की मीटिंग में भी कहा, मैंने कहा कि जब मैं स्टूडेंट था तो मैं ये मानता था, और मैं नहीं मानता था, सब मानते थे, कि भारत में प्रधानमंत्री के बाद अगर सबसे कोई महत्वपूर्ण आदमी हमारे लिए है तो वो हमारा वाइस चांसलर। और एकेडमिशियंस की जो मैं आपको दावे से कहता हूं, मैं वाइस चांसलर की बात नहीं कह रहा, प्राइमरी स्कूल का टीचर भी उतनी ही इज्जत और एहतराम का मुस्तहिक है। मैं 5.5 साल की उम्र में हॉस्टल चला गया, मेरे गांव में स्कूल नहीं, लेकिन जब मैं आता था छुट्टियों में, ये मत समझिएगा कि तारीफ में बता रहा हूं, सिर्फ इसके लिए बता रहा हूं कि मेरी नजर में उस्ताद का दर्जा क्या है। कि मैं 26 साल की उम्र नहीं थी तब पहली बार मिनिस्टर की हैसियत से शपथ ली। उसके बाद कितनी बार शपथ हुई, खासतौर से दिल्ली में। शपथ लेने के बाद अपने गांव जाना, अपनी मां और वालिद से मिलना, और अगले दिन सुबह को वो प्राइमरी स्कूल के टीचर पूरन चंद शर्मा जी, जो मैं महब स्कूल में नहीं पढ़ा हूं, लेकिन वो हमें हिंदी पढ़ाने के लिए आए। उनके घर 6-7 किलोमीटर पे उनका घर, अगले दिन सुबह को उनके घर पहुंचना, उनके पांव छूना, ये मेरा तरीका है पूरे। जब तक अभी 2 साल पहले उनकी डेथ हुई, केरला से भी आया तो घर आते ही, जब ओथ ली आते ही फौरन उनके गांव अपने माँ बाप की कब्र पर फातिहा पढ़ के सीधे पूरन चंद शर्मा की गांव। तो उस्तादों का एहतराम जो माशरा नहीं करेगा, जो समाज नहीं करेगा, तो समाज आगे नहीं बढ़ सकता। मैं इस पे कन्विंस हूं, और मैंने यहां भी और केरला में भी मैं वाइस चांसलर्स की मीटिंग में कहता था कि भाई ये जो इस ओहदे का जो वकार है, इसको बहाल करने की जरूरत है। अब मैंने आपसे कह दिया, कानूनी तौर पर आपने मुझे सेंस का केस भी बताया, DMFI का भी बताया, मेरे पास आज आपने बताया है, कुछ मुझे लिख के देंगे, मैं जितनी जल्दी मुमकिन हो सकेगा मैं आपको उसके बारे में जो भी जांच पड़ताल है वो करने के बाद में यकीनी तौर पर रिवर्ट बैक मैं आपको से राब्ता करूंगा और उसके बारे में बताऊंगा। लेकिन अब मैं कुछ बातें और भी कहना चाहूंगा, इसलिए कि यहाँ पर बार बार अक़लियती इदारे, अक़लियती इदारे, इसकी बातें ये मत समझिएगा मैं यहाँ कह रहा हूँ, ये मेरी राय आज से नहीं है। आपके यहाँ पुरानी लाइब्रेरियां होंगी, अगर पुराने न्यूज़पेपर या मैगजीन्स हों, तो 1980 में कानपुर से जब मैं MP हुआ था, तो उस जमाने में रविवार और संडे हिंदी और अंग्रेजी की 2 पत्रिकाएं थी जो कलकत्ते से निकलती थी और बहुत ही पॉपुलर थी। दोनों में मेरा इंटरव्यू छपा है, और मुझसे उन्होंने जब बार बार कहा कि अक़लियत के नुमाइंदे की हैसियत से, अक़लियत के नुमाइंदे की हैसियत से, तो मैंने कहा भाई, जिस पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी से मैं MP होके आया हूँ, वहां लोगों ने पर्दे के पीछे जाके मुझे वोट दिया है। उस कॉन्स्टिट्यूंसी में ये दिया, उस कॉन्स्टिट्यूंसी में 12% से कम वो लोग हैं जिन्हें आप, मैं नहीं कहता हूं, जिन्हें आप अक़लियत कहते हैं, वो 12% से कम है। मेरी उम्र उस वक्त 29 साल थी,
मेरे मुखालिफ किसी कैंडिडेट की जमानत नहीं बची। ताली मत बजाइए। ताली बजाने का नुकसान ये है कि जब आप ताली बजाते हैं तो आपके कुछ हार्मोन्स निकलते हैं जो आपकी अकल पे पर्दा डाल देते हैं। आपको जोश आ जाता है और होश आपका खत्म हो जाता है। मैं चाहता हूं कि होश अपना बना के रखिए और गौर से सुनिए जो मैं कह रहा हूं। अकलियत का मतलब क्या है? मैं औरों से कम हूं? मैं अपने मुल्क में कम होके नहीं रहूंगा। ये जिस तरह प्रोफेसर बिपिन चंद्रा का एक सेंटेंस है, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि जितना ज्यादा कम्युनिटी कॉन्शियसनेस आप बढ़ाते जाएंगे उतना ज्यादा कम्युनलिज्म के पैदा होने के मौके बढ़ते जाएंगे। और इसका नुकसान किसको होगा? खुद सोच, मैं नहीं कहता किसको होगा, खुद सोच लीजिए कि किसको होगा। तो मेरा इंटरेस्ट किसमें है? मेरा इंटरेस्ट इसमें है कि जितनी जल्दी हो सके, अरे मैं, हर शख्स किसी घर में पैदा होता है, किसी कम्युनिटी में पैदा होता है, किसी जात में पैदा होता है। और ये ध्यान रखिएगा कि हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन किसी कम्युनिटी माइनॉरिटी लफ्ज इस्तेमाल किया गया है उसमें, क्योंकि हमारी एक हिस्ट्री थी, विरासत थी। हमारा मुल्क तकसीम हुआ था अकलियत और अक्सरियत के नाम, उसमें लफ्ज इस्तेमाल किया गया, लेकिन किसी को यह नहीं कहा गया है कि कौन माइनॉरिटी, ये नहीं कहा गया कॉन्स्टिट्यूशन में बिल्कुल भी। बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने कई दफा ये कहने से मना कर दिया, जब कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बताता कि कौन माइनॉरिटी है तो हम कौन है बताना। मैं हिंदुस्तान का बराबर का शहरी हूं, हर अधिकार मेरा बराबर है। अकलियत का मतलब, भाई ताली मत हो जाएगी। अकलियत का मतलब राय, याद रखिए, अल्लामा इकबाल के शेर आपने पढ़े, मुझे भी याद आ गया। राई जोरे खुदी से पर्वत, पर्वत ज़ौफ़े खुदी से राई। कोई आदमी की सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। मैं खुद अपने मुंह से कह रहा हूं मैं कम हूं, मुझे बराबर कौन लेके आ सकता है? अगर मैंने खुद ही अपने आप को कम माना हुआ, दुनिया की कोई ताकत नहीं ला सकती। मैं आपके एतमाद को, मैं उनमें नहीं होना चाहता कि ताली बजवाने के लिए आपसे आपके एतमाद को और कमजोर करूं बहैसियत हिंदुस्तानी। ये मुल्क दुनिया में, इस मुल्क में जो कोई, जिसे हम तनव्वो कहते हैं, जिसे हम विविधता कहते हैं, अनेकता कहते हैं, कोई कम्युनिटी ऐसी नहीं है जिसके खुद उसके अपने अंदर तनव्वो ना हो, अपने अंदर विविधताएं ना हो। तो विविधता से हम डरेंगे नहीं, हम नहीं डरेंगे बिल्कुल। ये हमारा मुल्क, ये दुनिया की कदीम तरीन तहजीब है जिसकी आधारशिला क्या है? एकम सद विपरा बहुधा वदंती। हक एक है, उसे मानने वाले, जानने वाले उसे अलग अलग तरीके से बयान करते हैं। इबारातुना शत्ता व हुस्न का बाकी व कुल्लु निज़ा ज़ाकल जमालो युशे। अरबी में बिल्कुल इसी मतलब का शेर कहा गया है। हिंदुस्तान में, और मुझे लगता है कि शायद ये तहजीब की जो उसका जो तसलसल है, उसका राज भी यही है कि यहां ये नहीं कहा गया कि यही एक रास्ता है सच्चा। और जब एक है वो, उस तक पहुंचने के अलग अलग तरीके, वो एक है, उसको कोई नाम नहीं दिया जा सकता, उसको चाहे जिस नाम से पुकार। हमें ये चीजें हमें समझनी पड़ेंगी। और अकलियत पे मुझे याद आया, यहाँ पे पढ़े लिखे लोग हैं, मुझे उम्मीद है
कि आपकी लाइब्रेरी में मौलाना जाफर फुलवारवी की आलिम थे बड़े, उनकी पैगंबर इंसानियत आपकी लाइब्रेरी में होनी चाहिए। दिल्ली में तो मुझे नहीं मिली थी, मैं तो बाहर से लेकर आया था, लेकिन अगर वो यहां हो तो मेरा आपको मशवरा है कि उसे जरूर पढ़िए। उसमें हुनैन के वाक़े का जिक्र करते हुए मौलाना जाफर फुलवारवी बिहार के थे जी, बिहार के थे, फुलवारी शरीफ के। उन्होंने हुनैन का वाक़या डिस्कस करते हुए जो लिखा है वो कमाल के जुमले लिखे। उन्होंने कहा कि पहला मार्का बदर का था, जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो लोग थे वो 313 थे, और जो हमला करने आए थे वो 1000 से ज्यादा थे। और फिर वो हुनैन से उसको जोड़ते हैं जहां हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 10,000 से ज्यादा की तादाद, और जो सामने थे वो कहीं नजर भी नहीं आ रहे थे, वो पहाड़ की खो में छुपे हुए थे, वहां से तीर बरसाए। 10,000 हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मदीने से आए थे, और 3,000 लोग जो मक्के की फतेह के बाद शामिल हुए थे। 13,000 लोग थे। उन 13,000 में अगर आप सीरत की किताबें पढ़ें तो सिर्फ 4 आदमी खड़े रह गए थे हुजूर के इर्द गिर्द। 12,900 कितने हुए साहब? 94 सब भाग गए। और उसी में जुमला लिखा हुआ है कि 3 दिन पहले जो अबू सुफियान साहब मुस्लिम हुए थे, उनका उस मौके पे जुमला था, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कहा, आज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तिलिस्म टूट गया, आज इनके मानने वाले समंदर के किनारे से पहले रुकेंगे नहीं। और बात को जब आवाज दी गई और लोग इकट्ठे हुए और फिर उसमें कामयाबी हुई। कुरान में आयत है उसके ऊपर, और तुम्हारी तादाद तुम्हारे किसी काम ना आए। पढ़ने के कुरान की आयत। तो मौलाना जाफर फुलवारवी उस पर कमेंट करते हुए लिखते हैं, कुरान अक्सरियत और अकलियत के तसव्वुर से ही नावाकिफ है। आपकी तादाद ज्यादा है, उससे आपके दिल में घमंड पैदा हो जाए, गुरूर पैदा हो जाए। उन्होंने कहा यह भी शिर्के खफी है। आप अल्लाह के अलावा आप अपनी तादाद पर भरोसा कर रहे हैं, और अगर अकलियत होने के नाते आप कमजोरी का एहसास करते हैं, आप अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास करते हैं, उन्होंने कहा यह भी कुरान के नजदीक शिर्के खफी है। शिर्के जली में और शिर्के खफी में कोई फर्क नहीं है। मुझे ध्यान आता है, मैं और आपसे मैं खास तौर से जो लोगों को अपनी अक़लियत होने का एहसास, उनको मैं कहूंगा क्या अमेरिका की सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थी कंडोलीजा राइस, उसकी सवाने उम्री पर वो जिस शहर में पैदा हुई थी अलबामा में, वो शहर बदनाम था काले रंग के लोगों के साथ तफरीक करने के लिए, उन पर जुल्म करने के लिए बदनाम था वो शहर। और उसने लिखा है कि 11, 12, 13, 14 साल की उम्र में मैंने कभी ये हिम्मत नहीं की कि मैं सड़क के ऊपर चलूं, मैं साइड से चलती थी। लेकिन इतनी गंदी गालियां देते थे काली लड़की होने के नाते, तो वहां तो मुझे खामोशी से निकलना होता था। लेकिन जब मैं अपने घर पहुंचती थी तो मैं अपने आंसुओं को नहीं रोक पाती थी, इतनी गालियां सूझ के आती थी। और मेरी आंखों में आंसू देखकर मेरे वालिद वहीं से जोर से चिल्ला के कहते थे। मैंने अभी
आइए जनाब। सीवान शहर में एक ऐसा मॉडर्न केयर क्लिनिक जहां यूनानी और होम्योपैथी पद्धति के साथ साथ मॉडर्न मेडिसिन के द्वारा किफायती दरों में बेहतर इलाज किया जाता है। नॉर्मल डिलीवरी की सुविधा भी उपलब्ध है। संपर्क करें डॉक्टर रिजवान अहमद और डॉक्टर यास्मीन जहां। केयर क्लिनिक चमड़ा मंडी रोड नियर लिमरा होटल सीवान। मोबाइल नंबर 9264404047 और 06154299907। अब आपके शहर सिवान के लक्ष्मीपुर में भरपूर सुविधाओं के साथ होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। आपको बता दें 20 अक्टूबर से भारी डिस्काउंट के साथ बुकिंग शुरू है। इसमें आपको मिलेगा फुल्ली एयर कंडीशन, साथ ही बुकिंग के साथ टेंट का सारा सामान जैसे बर्तन और चूल्हा बिल्कुल फ्री। जल्द ही किसी कार्यक्रम को अच्छे वातावरण में करने के लिए बुक करें होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। हमारा पता है लक्ष्मीपुर, सिसवन ढाला, सिवान। हमारा संपर्क नंबर है 8797327330। एक बार जरूर पहुंचे और इस भारी डिस्काउंट का लाभ जरूर उठाएं।